आज हम लोग नाटक की चर्चा करते करते कल हमने देखने की कोशिश करी थी कि नाटक का विकास किस प्रकार से होता है और किन किन लेखकों का क्या क्या योगदान रहा है। उसी के संदर्भ में जब हमारे कोर्स में जो है जगदीश चंद्र माथुर और उनके द्वारा लिखित नाटक कोणार्क है, तो हम जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व व कृतित्व देखने की कोशिश करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के पास किसी गांव में होता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वो युंगई क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण व प्रयाग के साहित्यिक संस्कार जो हैं जगदीश चंद्र माथुर को वहीं से मिले हैं। उनके व्यक्तित्व का निर्माण मूल रूप से वहीं पे हुआ है। तो 1939 में इन्होंने प्रयाग से अंग्रेजी में एमए किया और 1941 में ये इंडियन सिविल सर्विसेज में चुन लिए गए थे। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी की शुरुआत बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में की और इन्होंने यह नौकरी 6 वर्ष तक की। 1955 से लेकर के 62 तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में ये रहे और 1963 से लेकर के 64 तक उत्तर प्रदेश उत्तर बिहार तिरहुत में ये कमिश्नर के रूप में अपना काम इन्होंने किया। 1963-64 में ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर के विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 10 दिसंबर 1971 को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का आपका सार्थक प्रयास हमेशा बना रहा। 1964 से 71 तक कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे और 14 मई 1978 को हृदय गति रुक जाने से दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है। इस दौरान इन्होंने जो है अपनी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं उसका संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे। नाटक इन्होंने जो है कोणार्क आपके 1951 में ही आ जाता है। इनका शारदिया 1960 में आता है। पहला राजा 1969 में आता है। दशरथ नंदन 1974 में आता है। रघुकुल रीति 1974 में आता है। ये हैं इनके प्रमुख नाटक। और एकांकी संग्रह जो इनके हैं भोर का तारा 1957 में, रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने 1953 में आता है। संपादन इन्होंने किया प्राचीन भाषा के नाटक संग्रह नाट्यालोचन परंपराशील नाट्य। अब इनके नाटकों का संक्षिप्त हम परिचय देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोणार्क तो जो है हम सिलेबस के दौरान पढ़ेंगे, परंतु जो दूसरा नाटक इनका है शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का दूसरा नाटक है जो कि ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। उसका नायक नरसिंह राव अर्ध ऐतिहासिक पात्र है। प्रेम और सृजनात्मक प्रक्रिया का प्रश्न इसमें भी उठाया गया है। इस रचना में रचनाकार ने एक और भारतीय कौशिक वृत्ति को बताया है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाटक की विशेषता संघर्ष को भी इसमें स्थान उन्होंने दिया है। इस नाटक की भाषा सरल इसे जहाँ तक एक और पाठकों व दर्शकों के नज़दीक ले जाती है, वहीं नाटकीयता को तीव्र बनाती है। सरलतापूर्ण भाषा से नाटक अधिक पठनीय बन जाता है, लेकिन इतना अवश्य माना है कि नाटकीय संश्लिष्टता और जीवन के विविध आयामों को जिस स्तर पर कोणार्क में रखा गया है, उसकी कमी शारदिया में है। अर्थात नाटक की भाषा सहज और सरल है, परंतु
संश्लिष्टता और जीवन के विविध आयामों को जिस तरह से जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क में लिया है वह इस तरह से नहीं है। तीसरा है इनका पहला राजा। मिथक, इतिहास और कल्पना की मिली जुली अभिव्यक्ति है ये। आदि राजा मनु की कथा को आधार बनाकर नाटककार ने वैदिक व पौराणिक साहित्य से प्रसंग सूत्र लेकर आधुनिक जीवन व सत्ता की विडंबनाओं को उभारा है। इस नाटक में यह नाटक न पौराणिक है न ही ऐतिहासिक। अन्योक्ति व प्रतीक पर शीर्षासन करती हुई इस नाटक में आदिम समाज व्यवस्था से संबंध राजा पृथु की कहानी है, जब न कोई राजा था न राज्य व्यवस्था थी। यह नाटक प्रतीकाश्रित नाटक बनकर रह गया है, जिसने मंची सहजता में जो गांठें लगा दी हैं, बौद्धिकता के घनत्व व कथानक के दो आधार सूत्रों में असंतुलन के कारण नाट्य शिल्प में भी ये कसावट नहीं ला पाया है। अर्थात बहुत अच्छा नाटक ये नहीं बन पाया है, शिल्प की दृष्टि से भी इसमें कमी है। और चौथा इनका जो नाटक वो है दशरथ नंदन। रामचरितमानस के प्रसंगों का आधार बनाकर लिखी गई ये नाट्य कृति है। इसमें नवीन नाट्य भाषा, प्रायोगिक नाट्य दृष्टि के कारण यह नाटक काफ़ी चर्चित हुआ है। इस नाटक की शैल्पिक संरचना में एक साथ रामलीला, रासलीला व असमिया के अकिया नाटक रूप व कथकली के मुकुट्ठे तथा केरल के कुडियापट्टम की झांकी का प्रयोग किया है, जो इस नाटक को प्रायोगिक दृष्टि से सफल बनाता है। मौलिकता न होने के बावजूद नाटक का कथ्यव्रत जीवन की अंत परतों को उधेड़ता है और नाटककार की सूक्ष्म और विस्तारक दृष्टि का परिचय हमारे सामने ये नाटक रखता है। इसलिए नाटकों में जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठाते हुए वर्तमान समय की सापेक्षता के साथ उसका तालमेल किया है और वर्तमान समाज का उस पर प्रभाव व उस नाटक का उद्देश्य क्या है और समाज को कैसी दिशा वो देना चाहता है, इसके संदर्भ में भी लेखक ने अपनी दृष्टि को निहित उसमें किया है। अब जो है कोणार्क नाटक, उसके संदर्भ में थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी नाट्य में जो है एक श्रेष्ठ स्थान दिलवाता है अपनी नाटकीयता के कारण और उस नाटक के सर्जन के कारण। ये एक अत्यंत प्रसिद्ध व बहुमंचित नाटक है। 1950 से लेकर 60 तक के दशक में ये नाटक सर्वाधिक मंचित नाटक रहा था। समसामयिक चेतना को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का उनका आग्रह उनके नाटकों में प्रस्तुत हुआ है। उसका प्रबल प्रमाण कोणार्क नाटक है। अर्थात अपनी संस्कृति के माध्यम से जो है वर्तमान समाज की रूपरेखा के साथ उसको प्रस्तुत करना, ये इस नाटक का प्रमाण है। इस नाटक में इतिहास, संस्कृति एवं समकालीनता को मिलाकर सभी कालों की धारणा व मानवीय सत्य की आस्था को ये परिपुष्ट करता है। घटना की तथ्यता और नाटकीयता के बावजूद माँ शिल्पी विश्व की चिंता और धर्मपद का साहसपूर्ण प्रयोग, व्यवस्था की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से लड़ने और जूझने की प्रक्रिया, उसकी परिणति का संकेत नाटक को महत्वपूर्ण रचना बना देता है। उल्लेखनीय है कि यह नाटक उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से संबंध रखता है। जगदीश चंद्र माथुर के इस कोणार्क नाटक के संदर्भ में बाबूलाल गोस्वामी द्वारा जो टिप्पणी है वो लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इसमें इस प्रकार संयोजित किया गया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता, गरीबी, शिल्प के बीच का संघर्ष,
वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में यह एक प्रकार का उदात्तीकरण है। शिल्पी विशु की रचना प्रक्रिया अनेक तरह के अंतर संघर्षों से प्रेरित है। एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर भी परिवेश का संघर्ष अंतर संघर्ष से मिलकर इतना उद्वेलनापूर्ण हो उठता है कि रचयिता विशु अपनी रचना का विध्वंस स्वयं कर देता है। इसलिए इसकी भूमिका में भी जगदीश चंद्र माथुर ने कहा है कि मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग युग से मौन पुरुष जो सौंदर्य सर्जन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकला हो। अर्थात जो सर्जन होता है वह किस तल्लीनता के साथ इस मंदिर का निर्माण करता है और उतनी ही तल्लीनता के साथ वह उसको विध्वंस भी करना चाहता है। तो ये क्या है? एक व्यक्ति के भीतरी मनोविज्ञान है। इस तरह से रचनाकार की रचनाओं में उसके व्यक्तित्व की छाप निहित होती है। श्री माथुर साहित्य विशेषतः नाटकों से भी ये बात पूरी लागू होती है कि सामाजिकता हर एक रचनाकार की रचना में किसी न किसी रूप में रहती है। रचनाकार जिस समाज और परिवेश में रहता जीता है, निश्चय ही उससे उसकी समस्याएं से वह प्रेरित होता है। इसीलिए जगदीश चंद्र माथुर का नाटक के बीच में से कुछ अंश जो हैं बोलता है कि जैसे कलाकार की समस्याएं हों, किसी रचनाकार की समस्याएं हों। कौन लेखक ऐसा होगा जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न होती हों? अनजाने या डंडे की चोट के साथ शुद्ध मन बदलाव भी ऐसी ही मरीचिका है जैसे शुद्ध कला। सो इन नाटकों में भी आपको कहीं बिल्कुल स्पष्ट, कहीं संकेत रूप में, कहीं सामाजिक विषमताओं का निर्दर्शन और उन पर व्यंग मिलेगा। मेरी धारणा है कि यह मुमकिन है कि गलत धारणा हो। कभी कभी मानसिक व सामाजिक रोगों का जितना हास्यास्पद रूप दिखाया जाता है, उतना ही उससे अधिक निदान की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट होता है। इसलिए ये जानना जरूरी होगा कि श्री जगदीश चंद्र माथुर का जीवन के उदार चेता दृष्टि होने पर भी व्यक्तिवादी चेतना के भी वो क्या हैं? स्रष्टा हैं। इस तरह वे सामाजिक चिंतन को वाणी देते हुए भी व्यक्तिगत चेतना को भी जगाते हैं। माथुर की व्यक्तिवादी चेतना युगबोध से जुड़ी हुई है, इसलिए उनका आत्मीय अभिव्यक्ति का मूल स्वर है। वे लिखते हैं, सौंदर्य मेरी साधना है किंतु पुरुषार्थ मेरी सौंदर्य साधना से परे लोकोत्तर सत्य है, अर्थात प्रकृति का सत्य है। इस रूप में उन्होंने अपने नाटकों की रचना करी है। प्रकृति के साथ ही प्रकृति के साहचर्य में ही शहरी जीवन की विकृतियों को दूर एक स्वच्छंद निवारण कुलशीन जीवन के प्रति उनका लेखन में तीव्र आग्रह मिलता है। प्राकृतिक अनगढ़ व सहज स्वाभाविक लोक जीवन की मूल गंध की तलाश उनकी नाट्य कृतियों में यत्र तत्र देखने को मिलती है। उनके नाटकों में ऐसे पात्र अपनी पूर्ण गरिमा के साथ उपस्थित होते हैं जो तथाकथित शहरी सभ्यता के प्रखर ताप से विमुक्त वन्य या ग्रामीण वातावरण की छाया में अपने जीवन का उल्लास बिखेरते हैं। कोणार्क नाटक में माँ शिल्पी विशु की प्रेयसी बनने के लिए इसी भाव से उन्होंने जंगली शबर जाति की कन्या को चुना है। इसीलिए उसमें जो विशु से प्रेम करती हैं वो बिल्कुल निथार्थ सामान्य जीवन की बाला जंगली शबर जाति की कन्या को उन्होंने चुना है। इसलिए वे कहते हैं कि जहाँ विशिष्ट लोग होते हैं वो लोग बहुत सामान्य और सहज होते हैं, सहज प्रेम की भाषा को समझते हैं, बशर्ते कि सत्यता और ईमानदारी उनके रिश्ते में हो तो वो किसी को भी ले लेते हैं। इसलिए ये तो हमने मोटा मोटा आज जो है जगदीश चंद्र माथुर के लेखन को देखने की कोशिश करी है। अब हम नाटक के विषय पर कल बात करेंगे।